माध्यम में मई मंथ की मैगजीन आ गई 2026 की। तो अब हम इसको देखते हैं कि पहला क्या है टॉपिक, राज्य व्यवस्था और शासन, जिसमें संविधानवाद है, जनहित याचिका है, पंचायत उन्नति सूचकांक है, भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया, भारत में खेल शासन और कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ दे रखी हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है संविधानवाद। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है कि संवैधानिक लोकतंत्र में बहुसंख्यक और बहुसंख्यकवाद संविधानवाद पर वरीयता प्राप्त नहीं कर सकता। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होती हैं। क्या होता है? सरकार की शक्तियाँ किसके अधीन होती हैं? संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होती हैं तथा राजनीतिक सत्ता का प्रयोग संविधान के उपबंधों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। संविधान क्या है? एक औपचारिक दस्तावेज है और दस्तावेजों का समुच्चय है जिसमें किसी देश या संगठन के शासन के मूल सिद्धांत, विधियाँ, संस्थागत संरचना और प्रक्रियाएं निर्धारित की होती हैं। इससे विपरीत जो बहुसंख्यकवाद होता है, इसमें क्या होता है? बहुमत का शासन होता है। वह राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार संख्यात्मक बहुमत की इच्छा के आधार पर सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। संविधानवाद का सिद्धांत वैधता के सिद्धांत पर आधारित होता है जिसके अनुसार न्यायालय यह मानकर विधियों की व्याख्या करता है कि संसद का उद्देश्य मूल अधिकारों के विरुद्ध विधि बनाना नहीं है। भारत में संविधानवाद बहुसंख्यक पर कैसे वैधता प्राप्त करता है, इसके बारे में दे रखा है कि विधि के शासन की स्थापना करता है। कैसे करता है वैधता प्राप्त संविधानवाद बहुसंख्यक पे? कि विधि के शासन की स्थापना करता है। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी दी गई है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन को सुनिश्चित करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 13, 32 और 203 बाद में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार प्रदान करते हैं। कौन सा? अनुच्छेद 13, 32 और 226। ये न्यायालयों को असंवैधानिक विधियों और असंवैधानिक कार्यों को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो क्या कह सकते हैं? असंवैधानिक जो कार्य होते हैं उनको निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होती है जिससे मूल अधिकारों का संरक्षण और विधि का शासन सुनिश्चित होता है। समावेशिता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 5, 15 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 और 46 के माध्यम से सामाजिक न्याय, सकारात्मक भेदभाव, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। इसमें केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि वास्तविक समानता पर आधारित शासन सुनिश्चित होता है। यानी संख्यात्मक रूप से भी और वास्तविक दोनों रूप से क्या होता है? शासन सुनिश्चित होता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होता है। संविधानवाद बहुसंख्यक वर्ग द्वारा व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अतिक्रमण को रोकता है। क्या करता है संविधानवाद? अतिक्रमण को रोकता है। उदाहरण के लिए 29-30 अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखता है। ये कौन सा है? आर्टिकल 50 में दे रखा है इसके बारे में कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के अलग करने के जो कदम उठाने का आदेश है वो किस में? आर्टिकल 50 में। इससे क्या होता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है और शासन में शक्ति संतुलन सुनिश्चित होता है। संविधानवाद से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय है। कौन कौन सा है? एक तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में होता। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल सिद्धांत को परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी जो मूल ढांचा ना उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। ये कब दिया था? केशवानंद भारती केस में दिया गया था। यह निर्णय विधायिका की शक्ति पर महत्वपूर्ण संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है। फिर अगला है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006। न्यायालय ने क्या कहा है कि संविधानवाद निरंकुशता का विरोध करता है। संविधानवाद क्या करता है? निरंकुशता का विरोध करता है। यह विधि के शासन पर आधारित है। मनमाने निर्णयों के स्थान पर संविधानों के प्रावधानों के अनुसार वस्तुगत निर्णय लिए जाते हैं। फिर IR कैनोल बनाम तमिलनाडु राज्य, ये बात कौन सा है? ये कब हुआ था? 2007 में। इसमें न्यायालय ने क्या कहा था कि संविधानवाद एक विधिक सिद्धांत है। क्या है? विधिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करना है ताकि वे उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नष्ट न करें जिन पर संविधान आधारित है।
फिर एक अगला केस कौन सा है, के एम पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। इस निर्णय ने नागरिकों के राज्य के मनमाने हस्तक्षेप को अधिक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करी है। फिर नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। इसमें उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्या कर दिया, जो समलैंगिक हैं उन चीज़ों को बाहर कर दिया अपराध की। ये अपराध नहीं है, दो सेम सेक्स वाले भी व्यक्ति साथ में रह सकते हैं। यह निर्णय सामाजिक पूर्वाग्रहों के बावजूद संवैधानिक मूल्य, समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब इसके समझ में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। एक तो कार्यपालिका का अतिक्रमण, जैसे संविधान में समझ चुनौतियाँ, आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग, कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप है। जैसे कि 1975 और 77 में क्या हुआ था कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया गया था। फिर दूसरा क्या बोल रहे, लोकतांत्रिक शासन से संबंधित चिंताएं, जैसे अध्यादेशों का बढ़ता प्रयोग, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के नाम पर मूल अधिकारों को सीमित करना, जैसे कि बिहार भूमि सुधार अध्यादेश को 1967 से 1981 के बीच अनेक बार पुनः प्रख्यापित जारी किया गया। फिर शक्तियों का केंद्रीकरण, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना, जिससे राज्य की स्वायत्तता सीमित होती है तथा संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक विवाद उत्पन्न होते हैं। संघवाद का कमजोर होना, राज्यपाल की भूमिका को लेकर उत्पन्न विवाद होता है, जिससे अक्सर पर कुछ अवसरों पर राज्यपालों की प्राथमिकता का क्रम पालन किए बिना मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है। जैसे कि ऐसा हुआ है, कब हुआ है, गोवा और मणिपुर में 2017 में। उसके बाद न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक होता है, तथापि अत्यधिक न्यायिक सक्रियता शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता निर्णयों में संशोधन करना न्यायिक अतिक्रमण का प्रश्न उत्पन्न करता है। निष्कर्ष देखें तो ये संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित रहे। अंततः उच्चतम न्यायालय ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि संविधानवाद को बहुसंख्यकवाद पर वरीयता प्राप्त होनी चाहिए। किसने बल दिया, उच्चतम न्यायालय ने, कि है ना संविधानवाद को बहुसंख्यकवाद पर वरीयता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि संविधानवाद की मूल भावना, जो मूल तत्व है, वो सुरक्षित रहे और तभी सभी व्यक्तियों के अधिकार और संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। तो इस सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि PIL के बढ़ते दुरुपयोग पर आपत्ति जताई। किसने, उच्चतम न्यायालय ने। अब जनहित PIL है क्या, जनहित याचिका क्या है, ये एक विधिक कार्रवाई से है जो लोकहित और सामान्य हित के संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए न्यायालय में आरंभ की जाती है। कहाँ पे, न्यायालय में प्रारंभ की जाती है। क्यों, क्योंकि किसी का लोकहित और सामान्य हित के लिए इसमें ऐसे मामलों को उठाया जाता है जिसमें जनता व समाज के किसी वर्ग के कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। लोकस स्टैंडी ये क्या है, इनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति या समूह के साथ अन्याय हुआ है, क्या अगर किसी साथ अन्याय हुआ है तो वो निधनता, दिव्यांगता और असक्तता के कारण स्वयं उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, तो कोई भी जो उसका लोक हितैषी व्यक्ति है या फिर उसका हितैषी या फिर लोक हितैषी अथवा सामाजिक संगठन की ओर से याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इसे क्या बोला है, लोकस स्टैंडिंग। अब पृष्ठभूमि क्या है कि PIL की अवधारणा का जो पहली बार उद्भव हुआ था वो 1960 के दशक में USA में हुआ था। बाद में PIL शब्द का प्रथम बार प्रयोग न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती ने अपने एक निर्णय में किया था। PIL कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो प्रतिनिधिक सामाजिक इकाई, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जनहित, इसका उद्देश्य क्या होता है, एक निर्धारित एवं वंचित वर्ग को न्याय दिलाना होता है। और दूसरा होता है नागरिक सामाजिक कार्रवाई। इस प्रकार की में क्या होता है, जन याचिका में समाज के व्यापक वर्ग को प्रभावित करने वाले सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की जाती है। PIL एवं पारंपरिक वाद में अंतर, जनहित याचिका के याचिकाकर्ता ऐसा तृतीय पक्ष हो सकता है जिसका विवाद से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध ना हो, यानी ऐसा होना चाहिए जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जबकि पारंपरिक वाद में याचिकाकर्ता विवाद से संबंधित दोनों में से एक होता है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि इसके महत्व क्या क्या हैं, देखें तो अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या में योगदान करता है, जैसे कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में त्वरित सुनवाई का अधिकार मिला था। फिर दूसरा,
पर्यावरण संरक्षण, पुनर्वास, लैंगिक न्याय में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहन। उदाहरण के लिए विशाखा गाइडलाइंस जो महिलाओं के लिए जारी किए गए थे, है ना। फिर ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांतों और न्यायिक प्रतिमानों का विकास, जैसे कि MC मेहता बनाम भारत संघ में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया गया था। अगला है प्रशासनिक निष्क्रियता का निराकरण और लोक कर्तव्यों के प्रभावी परिवर्तन को सुदृढ़ करना। वंचित और हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। अब PIL के बढ़ते प्रयोग के क्या कारण है? एक तो क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यायिक सक्रियता, क्योंकि आर्टिकल 30, आर्टिकल 21, 32, 226 मूल अधिकारों के दायरों का विस्तार किया गया है, जिससे जनहित याचिका के संरक्षण और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम बन गई है। न्याय तक सरल पहुंच। न्यायालय ने पत्र आधारित क्षेत्राधिकार का विकास किया है। इसके अंतर्गत पत्र पोस्ट कार्ड को भी रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है, जिससे क्या हो गया, जन याचिका अधिक सुलभ हो गई है। न्यायालय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण। इसके तहत लोकस स्टडी के पारंपरिक सिद्धांत को शिथिल किया गया है। पहले केवल वही व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है जो प्रत्यक्ष विधिक्षेत्री हो, लेकिन जब स्टैंडी आई है, मतलब ये लोकस स्टैंड है, तो कोई भी व्यक्ति जाके कर सकता है जो कि सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हो या फिर उससे महत्व रखता है। फिर प्रगतिशील सामाजिक विधानों का निर्माण। बंधुआ मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, भूमि सीमा, पर्यावरण संरक्षण संबंधित विधियों ने न्यायालय को गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों से संरक्षण में सक्षम बनाया। सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करना। PIL ने पारंपरिक मुकदमा, महंगी, लंबी और जटिल प्रक्रिया से राहत दिलाई। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के पहुंचने के प्रत्यक्ष व कम लागत वाला का माध्यम उपलब्ध कराया। PIL के PIL का दुरुपयोग हो रहा है, उससे क्या क्या चिंता उत्पन्न हुई है उसके बारे में देख लेते हैं कि जनहित याचिका बनाम निजी हित याचिका। कई बार व्यक्ति या कंपनियां व्यक्तिगत शिकायतों और व्यवसाय हितों की जनहित का रूप देकर PIL दायर करते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समिति स्वच्छ एवं निष्कपट उद्देश्य से न्यायालय नहीं आई, इसलिए जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय ने 3500 से अधिक लोकहित याचिका लंबित हैं। सबसे लंबित मामलों में बोझ और बढ़ रहा है। छिपे उद्देश्य वाली एम्ब्रूस याचिका। एम्ब्रूस याचिका ऐसी जनहित याचिका जिन्हें जानबूझकर इस तरह दाखिल किया जाता है कि न्यायालय उन्हें जल्दी खारिज कर दे या बाद में कोई वास्तविक गंभीर याचिका उसी मुद्दे पर न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से न उठाया जा सके। फिर न्यायिक अतिक्रमण। जनहित याचिका के माध्यम से कभी कभी न्यायालय नीतियां निर्धारित करने तथा उनके क्रियान्वयन की निरंतर निगरानी करने लग जाते हैं, जिससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित होता है। अधिकार और वास्तविक राहत में अंतर। कई मामलों में न्यायालय अधिकारों की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण उन्हें वास्तविक राहत नहीं मिल पाती है। उदाहरण के लिए निम्न आय वर्ग के लिए आवासन के मामले में। फिर राजनीतिक उद्देश्य। वास्तविक जनहित के स्थान पर अनेक लोकहित याचिकाएं राजनीतिक उद्देश्य से दायर की जाती हैं। राजनीतिक दल एवं व्यक्ति अपने विरोधियों को लक्ष्य बनाने, सरकारी पहलों में विलंब करने और प्रचार प्राप्त करने के लिए जनहित याचिकाओं का प्रयोग करते हैं। जनहित याचिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण नियम तो कौन कौन सा? एक तो हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य 1979। ये क्या है? ये भारत की प्रथम प्रमुख जनहित याचिका मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि न्यायालय ने विचाराधीन बंदियों एवं संरक्षण अभिरक्षा के लिए रखे गए व्यक्तियों के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया। फिर SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपर्याप्त हित रखने वाला कोई भी नागरिक व्यापक सामूहिक व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करने के लिए याचिका प्रस्तुत करता है। फिर अगला है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और बनाम भारत संघ 1982। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एशियाई खेल परियोजना के निर्माण के कार्य में ठेकेदारों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया है। न्यायालय ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की है। MC मेहता बनाम भारत संघ 1987। पर्यावरणविद MC मेहता द्वारा दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय ने गंगा नदी में के बिना अपशिष्ट जल छोड़ने के लिए उद्योग को बंद करने का निर्देश दिया है। फिर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। इसमें जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन है। परिणाम स्वरूप विशाखा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो बाद में कार्यस्थल में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशत और प्रतितोष अधिनियम 2013
पोस्ट एक्ट का आधार बने। झारखंड राज्य बनाम शिवशंकर शर्मा 2022। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता सद्भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक स्तर पर इनकी जांच की जानी चाहिए। जनहित याचिका के पवित्रता एवं गरिमा बनाए रखने के उपाय क्या क्या हो निर्देश दिए हैं उच्चतम न्यायालय ने 2010 में। कब दिए हैं? उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल 2010 में दिए निर्देश। क्या क्या? पहले तो सत्यापन, यानी जो याचिका जाती उसका सत्यता का परीक्षण करना चाहिए। फिर नियम निर्माण, जैसा लोकहित का मूल्यांकन, दंड आरोपित करना अगर स्वार्थ के तरीकों से किया गया, स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए, तो क्या एक लागत या दंड आरोपित होना चाहिए। फिर प्राथमिकता की याचिका को 72 लोकहित, गंभीरता, तत्कालिक, ऐसे मुद्दों को जो तत्काल रूप से आवश्यक है उसी को प्राथमिकता दी जाए। अन्य सुझाव क्या है? समुदाय की सहभागिता, प्रभावित व्यक्तियों के साथ विधिक मुद्दों पर विचार से चर्चा कर स्पष्ट करना कि कौन सा मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वैकल्पिक उपायों का उपयोग, न्यायालय जाने से पूर्व यदि विषयगत अत्यंत तत्कालिक न हो तो स्थिति पत्र तैयार कर संबंधित पक्षों के साथ साझा करके संबंधित प्राधिकारियों को कार्यवाही हेतु नोटिस दिया जाए। फिर सुदृढ़ दस्तावेजीकरण, याचिका में अपेक्षागत राहत का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि दस्तावेज, समाचार पत्रों की कर्तनियों, छायाचित्रों, जात प्रतिवेदन एवं शपथ पत्रों जैसे साक्ष्यों पर समर्थित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, PIL न्यायिक शक्ति के वैध प्रयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यदि जनहित याचिकाओं को संवैधानिक उपयोग किया जाए तो उनमें आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के निर्माण में अत्यंत भूमिका निभाती रहेगी। जनहित याचिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है निर्धन और वंचित वर्गों के मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। फिर है पंचायत उन्नति सूचकांक, PAI। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PAI 2.0 जारी किया। ये क्या है? ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक मूल्यांकन साधन है। इसका उद्देश्य भारत की 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों व उसके समकक्ष संस्थाओं द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में की गई क्रमिक प्रगति का आकलन करना है। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के ढांचे पर आधारित है। इसमें 17 SDGs को पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपयुक्त 9 विषयगत क्षेत्रों में समाहित किया गया है। प्रदर्शन श्रेणियों, अब इसके आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखो, अचीवर पूर्ण प्राप्तकर्ता A+, इसमें 90 या उससे अधिक के अंक मिलते हैं। फ्रंट रन अग्रणी A, इसमें 90 से 75, 90 से कम और 75 तक के अंक। फिर परफॉर्मर या बेहतर प्रदर्शन में से भी मिलता है 75 से कम और 60 तक के अंक। फिर एक्सपीरियंट या आकांक्षी C वाला, जिसमें है ना 60 से कम और 40 तक के अंक मिलते हैं। फिर बिगिनर्स यानी आरंभिक स्तर में 40% से कम होते हैं। अब इसमें है PIA 2.0 में 33 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संपादित आंकड़ों प्रस्तुत किए गए, जिनके लिए परिणाम स्वरूप 97.30 का राष्ट्रीय सहभागिता स्तर दर्ज किया गया है। PAI संस्करण 1.0 2025 में प्रारंभ के अंतर्गत 80.79% सहभागिता प्राप्त हुई है। अब इसके विषयगत ढांचे की बात करें तो क्या है? पहला क्या बोल रहा है कि ना, पहला है गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत। दूसरा विषय क्या है? स्वस्थ पंचायत। तीसरा बाल हितैषी पंचायत। चौथा जल समृद्ध पंचायत। पांचवा स्वच्छ एवं हरित पंचायत। छठा आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत। सातवां सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित पंचायत। आठवां सुशासन युक्त पंचायत और 9वां है महिला अनुकूलन पंचायत। उसके बाद है PAI 2.0 में क्या क्या सुधार किए गए हैं पुराने वाले के मुकाबले। तो क्या क्या? एकीकृत डेटा प्रविष्टि पत्र। फिर उसके बाद है पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य सत्यापन, मतलब ग्राम सभा अनिवार्य रूप से सत्यापन करेगी। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों के आंकड़ों का उन्नत स्वचालित स्थानांतरण। और उसके बाद है आंकड़ों की शुद्धता बढ़ाने के लिए सॉफ्ट एंड क्रॉस डेटा सत्यापन प्रणाली, सहज उपयोग हेतु रियल टाइम डैशबोर्ड की सुविधा, स्थानीय भाषाओं का समावेश। अब इसका निष्कर्ष देखें तो समग्र प्रदर्शन,
कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर A+ श्रेणी में नहीं आई है। लगभग 1.5% ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर की श्रेणी में हैं। लगभग 45.72% ग्राम पंचायतें परफॉर्मेंस श्रेणी में, लगभग 47.6% ग्राम पंचायतें एक्सपीरियंस श्रेणी में हैं। 5.27% ग्राम पंचायतें बिगनर्स की श्रेणी में हैं। क्षेत्रीय एवं पिछड़े राज्य, श्रेष्ठ और पिछड़े राज्य। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में त्रिपुरा पहले नंबर पे, जहाँ पर 80 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में रही। इसके पश्चात केरल और ओडिशा का स्थान आया। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की 57,668 ग्राम पंचायतों में से केवल 51 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में पहुंची। राजस्थान में 8, बिहार में 2, पंजाब में 1 का प्रदर्शन निम्न रहा। उसके बाद है पंचायत राज्यों के बारे में, जो पुराना दे रखा है कि इसको 73 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भाग किस में है ये देख लेना अपने हिसाब से आप लोग, और 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है। उसके बाद है PIA ने पंचायती राज संस्थाओं के रूपांतरण में किस प्रकार सहायता करी, तो साक्ष्य आधारित योजना निर्माण, ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत पंचायतों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता की है। वे सूचनाओं पर आधारित शासन एवं निर्णय निर्माण, जैसे कि SDG आधारित 9 विषयगत क्षेत्रों से संबंधित मापनीय संचितों को संकलित किया गया है। पारदर्शी एवं नागरिक सहभागिता में वृद्धि। उसके बाद स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को निर्धारण, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पहलों को निर्धारित करने में सहायता। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत में स्वच्छता एवं जल उपदाय अंक कम है, तो वार्षिक कार्ययोजना में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकती है। उसके बाद है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट को प्रोत्साहन, पंचायत शासन को सुदृढ़ करना। निष्कर्ष जैसे कि मनरेगा, केंद्र सरकारों के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसी परियोजनाओं का परिणाम मूल्यांकन करने से महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बाद है इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन ECI के सदस्यों को वर्तमान नियुक्ति व्यवस्था निर्वाचित सरकार की निरंकुशता कहा है। क्या है? उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं पदावधि अधिनियम 2023 में चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की यह टिप्पणी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 2023 का अधिनियम अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023 के निर्णय की भावना को कमजोर कर दिया है। 2023 के अधिनियम के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार सत्तारूढ़ सरकार की 2:1 का निर्णायक बहुमत प्राप्त हो जाता है। इस अधिनियम में चयन समिति को खोज समिति द्वारा प्रस्तुत 5 नामों की सूची को पूरी तरह नज़रअंदाज करने का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। इलेक्शन कमीशन दे रखा है कि ये इसका क्या है कि देखो, ECI संवैधानिक उपबंध कहाँ है? 324 से 329 में। 324 अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संपूर्ण दायित्व किसको? निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। संरचना किस में दे रखी? 324 में। फिर उसके बाद इसको हटाए जाने का 324(5) में दे रखा है। और निर्वाचन के उपबंध 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। 327 और 328 ये क्या? सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति देता है। किसको? संसद और राज्य विधानमंडल को निर्वाचन संबंधी विषयों पर। ठीक है। फिर उसके बाद 239 क्या है? ये न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। उसके बाद है, अगर हम इसके विकास की पूरी प्रक्रिया देखें तो 1991 की पूर्व की अवधि में संसद द्वारा कोई विशिष्ट विधि अधिनियमित नहीं की गई थी। अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के अंतर्गत नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर की जाती थी। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991, इस अधिनियम में पदावधि, वेतन, कार्य संचालन की प्रक्रिया का मानकीकरण किया गया है, किंतु पृथक चयन प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप नियुक्ति की शक्ति पूरी कार्यपालिका के विवेक पर बनी रहेंगी। फिर अनूप बरनवाल मामला 2023, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को केवल कार्यपालिका पर छोड़ना संस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। संसद द्वारा विधि बनाए जाने तक न्यायालय ने अंतिम व्यवस्था के रूप में 3 सदस्य चयन समिति का गठन किया। एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता और तीसरा CGI। इसके पश्चात संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त
अधिनियम 2023 पारित किया। 1991 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और इस अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया लागू की गई। 2023 के अधिनियम में चुनाव आयोग की वर्तमान नियुक्ति की प्रक्रिया। पहला क्या होगा? खोज समिति। कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में गठित समिति 5 योग्य उम्मीदवारों की संचित सूची तैयार करती है। फिर चयन समिति, प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा विपक्ष के नेता से युक्त चयन समिति राष्ट्रपति की अंतिम अनुशंसा करती है। कार्यपालिका का विवेकाधिकार। चयन समिति को यह सांविधिक शक्ति प्राप्त है कि वो खोज समिति की संक्षिप्त सूची को अनदेखा कर किसी व्यक्ति के विचार पर विचार कर सकती है। अब उसके बाद बोल रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना पर सुझाव किसने दी है? ये दी है तारकुंडे समिति 1975, गोस्वामी समिति 1990, विधि आयोग उनकी कौन सी रिपोर्ट? 255वीं रिपोर्ट 2015 में। इन सभी ने 3 सदस्यीय कॉलेजियम की अनुशंसा की, जिसमें कौन कौन सदस्य हो? प्रधानमंत्री हो, लोकसभा विपक्ष का नेता हो और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये कब बना था? 2007 में। इसने कॉलेजियम प्रस्तावित किया था। क्या क्या? कि प्रधानमंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा के विपक्ष के नेता हो, विधि मंत्री हो और राज्य के सभापति हो। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा अगर हम दक्षिण अफ्रीका में देखें तो नियुक्ति एक अत्यंत स्वतंत्र पैनल की अनुशंसा के आधार पर की जाती है, जिसमें संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष और मानवाधिकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यूके में देखें तो यह भर्ती प्रक्रिया स्पीकर समिति की देखरेख होती है, सांसद इसमें शामिल होते हैं। नियुक्ति के पूर्व हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसके बाद जो सम्राट होते हैं ना, वो औपचारिक नियुक्ति करते हैं। तो फिर अगला जो हम देखें तो यूएसए में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति के लिए सीनेट की पुष्टि अनिवार्य होती है। नियुक्ति के समय सदस्य किसी अन्य संघीय कार्यपालिका, विधायिका अथवा न्यायपालिका के पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। कनाडा में नियुक्ति सीधे विधायिका हाउस ऑफ कॉमन के प्रस्ताव से की जाती है। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग का प्रभावी संचालन सुशासन की गुणवत्ता और राष्ट्र के लोकतंत्र के समग्र सुदृढ़ता के प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता है। संविधान सभा के बहसों के दौरान अम्बेडकर ने कहा था कि यदि निर्वाचन आयोग वास्तव में स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं तो निर्वाचन तंत्र उस समय की सरकार की नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा, जो कि कार्यपालिका के अधीन नहीं होना चाहिए। बाद में खेल प्रशासन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। क्या है, क्यों है सुर्खियों में? क्योंकि हाल में ही राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियम 2025 एवं राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण 2026 अधिसूचित किया गया है। ये नियम राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत बना है। खेल के विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत शामिल है। इसलिए खेलों का विनियमन मुख्यतः राज्यों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। खेलों से संबंधित नीतिगत ढांचे के तहत राष्ट्रीय खेल नीति और खेल नीति 2025 और खेल प्रसार अधिनियम 2007 शामिल है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ने 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है। इसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय खेल नीति बोर्ड के नियम क्या है कि खेल बोर्ड की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। पदावधि 3 या 65 वर्ष जो आयु पहले प्राप्त होगी वो। इसमें एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। उसके बाद है इसे अधिनियम क्या है? राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 क्या है? ये एक राष्ट्रीय खेल शासी निकाय। यह अधिनियम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघों को खेलों के शासी निकाय के रूप में परिस्थापित करेगा। फिर राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB खेल क्षेत्र में प्रमुख नियामक और निगरानी प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इसके प्रमुख कार्यान्वयन में खेल संगठन को मान्यता प्रदान करना, निलंबित करना, मान्यता रद्द करना, इन संगठनों की समृद्ध इकाई को रजिस्टर बनाना रखना शामिल है। आचार संहिता, प्रत्येक राष्ट्रीय खेल को राष्ट्रीय खेल बोर्ड के दिशा निर्देशों व अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों के मानदंड के अनुसार आचार संहिता तय करना। फिर राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण एक स्वतंत्र अधिकरण खेल संबंधी विवादों का त्वरित एवं कम लागत में समाधान सुनिश्चित करना। सिविल न्यायिक समकक्ष शक्तियाँ प्राप्त होंगी। चुनाव की निगरानी, अनियमितताओं को समाप्त करने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
कराने में केंद्र सरकार व राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल। फिर सुरक्षित खेल नीति एवं शिकायत निवारण। राष्ट्रीय खेल बोर्ड महिलाओं, नाबालिगों, कमजोर एवं संवेदनशील खिलाड़ियों के दुर्व्यवहार, शोषण से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित खेल नीति तैयार करेगा। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व अन्य व्यक्तियों में उठाई गई शिकायतों के समाधान के लिए अंतरिम शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। उसके बाद है बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य। बोर्ड की शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल और राष्ट्रीय खेल सहायकों के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा। खेल निकाय में खेल शासन और समिति के कामकाज के दिशा मॉडल तैयार करना। खेल निकाय और उनके सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश करना। खेल परीक्षा ऑडिट और केक को बोर्ड के खातों का लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। अब ये जो राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 है, इसमें क्या है, कौन कौन होंगे, अध्यक्ष और सदस्य। जो अध्यक्ष का कार्यकाल होगा ना वो 5 से 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 5 या 67 वर्ष जो भी पहले हो। रीअपॉइंट एक अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। अधिकरण की शक्तियाँ, समान शक्तियाँ क्या, न्याय सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी कर सकता है। अंतरिम आदेश या संबंधित पक्ष को सुनने के बाद स्थगन आदेश व निषेधाज्ञा पत्र जारी कर सकता है। प्रवर्तन अधिकारी के आदेश सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह लागू व योग्य होते हैं। आदेश अंतिम होगा। तकनीकी कानूनी उपाय, डिजिटल पोर्टल। सरकार अधिकरण के कामकाज के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बना सकती है। ऑनलाइन कार्य प्रणाली, यह पोर्टल निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। पहला, विवादों के ऑनलाइन पंजीकरण, नोटिस जारी करना, दस्तावेज प्रस्तुत करना, आदेश व अन्य सूचनाओं को ऑनलाइन प्रेषण। डिजिटल आदेश, ये सभी आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किए जाएंगे। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है सुधारों का महत्व। गुटबाजी में कमी आएगी, इससे मुकदमेबाजी का न्यूनीकरण होगा, शासी मानकों में सुधार होगा, वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होगा, खिलाड़ियों के कल्याण की सुरक्षा और जैसे कि महिलाओं, नाबालिगों, संवेदनशील खिलाड़ियों को सुरक्षा। पारदर्शी जवाबदेहिता नीति आचरण को बढ़ावा मिलेगा। बाद में ओलंपिक क्षमताओं को भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा। अधिसूचित नियम पारदर्शी जवाबदेहिता खिलाड़ी केंद्रित खेल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये सुधार खेल संसाधनों की कार्यकुशलता बढ़ाने, विवादों को कम करने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा और भारत को वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब उसके संक्षिप्त सुर्खियाँ दे रखी हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए रूपरेखा क्या है। नीति आयोग ने प्रभावी नगर सरकार की ओर से 10 लाख से अधिक आबादी को शहरों के लिए एक रूपरेखा रिपोर्ट जारी की है। बाद में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को म्यूनिसिपल सिटीज़ की भारतीय शहरी आबादी का 1/3 हिस्सा रखता है। बाद की जीडीपी में 60% योगदान देता है। हालांकि इन्हें अवसर कमी, अपर्याप्त आवास, गतिशीलता, पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक समावेशन संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 10 लाख से अधिक आबादी शहर में क्या क्या चुनौतियां हैं। कार्यों का सीमित हस्तांतरण, जैसे कि शहरी में 18 में से केवल 8 कार्यों पर ही पूर्ण नियंत्रण है कि किसमें 74 संविधान संशोधन अधिनियम। खंडित संस्थागत व्यवस्था, अप्रभावी नेतृत्वकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधियों और नगर पालिका प्रशासन के बीच स्पष्ट सीमांकन बंटवारे का अभाव है। महापौरों को वास्तविक प्रमुख नहीं माना जाता है। निम्न राजस्व के आधार पर धन का सीमित हस्तांतरण, स्वयं के स्रोतों पर कम राजस्व, अवैध अनुदानों पर निर्भरता, राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी, अपर्याप्त संस्थागत और उनके सिफारिशों का चयनात्मक क्रियान्वयन, लोक सेवा आयोग की कमियां, सार्वजनिक परिवहन, शहरी योजना निर्माण, जल स्वच्छता जैसे प्रमुख में कमियां बनी हुई हैं। फिर क्षमता की कमी, कर्मचारियों को समय पर भर्ती ना होना, प्रतिनिधि पर उच्च निर्भरता, अधिकारियों का बार बार स्थानांतरण, प्रशिक्षण, ये सब समस्या। अब सिफारिशें क्या है। नेतृत्व की, निश्चित कार्यकाल के साथ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर, सशक्त महापौर की व्यवस्था करनी चाहिए। एकीकृत सेवा प्रणाली हो, जैसे जल, स्वच्छता, परिवहन जैसी सेवाओं को नगर स्थानीय शासन की जरूरत है ताकि बेहतर समन्वय हो सके। नगर निगम में वित्तीय स्रोतों को बढ़ाना, जैसे कि राजस्व स्रोत बढ़ाना, मजबूत राज्य वित्तीय के माध्यम से वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करना, नगर पालिका बॉन्ड जैसे बाजार आधारित वित्तीय स्रोत तक पहुँच को संभव बनाना, संस्थाओं का पुनर्गठन जैसे पारास्टेटल एजेंसियों को शहर प्रशासन के अधीन लाकर उनकी भूमिका स्पष्ट करना, कानूनी और नीतिगत
सुधार। उसके बाद है नगर पालिका संशोधन नियम 2026। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारकों से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाना और नाबालिगों के लिए पासपोर्ट नियम सख्त बनाना। इसके प्रावधान क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के अंतर्गत नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करके घोषणा करनी चाहिए कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का कोई वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट है या नहीं। नाबालिगों के साथ दोहरे पासपोर्ट पर प्रतिबंध। एक नया प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि कोई भी नाबालिग भारतीय पासपोर्ट रखने के साथ साथ किसी अन्य देश के पासपोर्ट को धारण नहीं कर सकता है। 2019 के नियमों के तहत किसी भी भारतीय के भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे को भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराते समय माता पिता को केवल यह घोषणा करनी है कि बच्चे के पास कोई अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। EOCI इसका दर्जा पारंपरिक फिजिकल कार्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जारी किया जा सकता है। अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण सहित OCI प्रक्रिया अब निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी। डिजिटल माध्यम से OCI दर्जा करने की अनुमति। उसके बाद ताकि क्या होगा, प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाती है। इससे फास्ट ट्रैक डेमोनेशन FTI किससे सहमति। अब OCI आवेदक अपनी बायोमेट्रिक पहचान साझा करने की सहमति दे सकते हैं। उनका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम के तहत स्वतः पंजीकरण हो जाएगा। आवेदन डेमोनेशन प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है। अपीली तंत्र OCI से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई अब मूल्यतः निर्णय लेने प्राधिकरण के अधिकारी से होगा। और ये कुछ दे रखा है, ये आप अपने मन देख लेना। उसके बाद संसद की निहरता और अयोग्यता। हाल में ही आपके राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दिए और भाजपा में शामिल हो गए। कारण क्या है? निहरता अयोग्यता दायर की गई है। 10वीं अनुसूची के अनुसार विलय के मामले में दल बदल के आधार पर निहरता लागू नहीं होती है। यह प्रावधान है कि सदन में सदस्य तब तक अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जब तक मूल पार्टी में कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय नहीं हो जाते। निहत याचिका तर्क दिया है कि 10वीं अनुसूची के तहत केवल विधायिका द्वारा दल बदल पर्याप्त नहीं है, बल्कि मूल राजनीतिक दल वास्तविक रूप से किसी अन्य दल का होना आवश्यक है। 10वीं अनुसूची और संसद में विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता। लोकप्रिय रूप से इसे दल विरोधी कानून कहा जाता है। 1995 92 संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था और 91 संविधान संशोधन अधिनियम ने 1/3 विभाजन के प्रावधान को बढ़ाकर 2/3 कर दिया, जिसमें दल विरोधी कानून मजबूत हुआ। उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दल विदल का मुकाबला करना और लोकतंत्र की रक्षा करना। अयोग्यता के आधार क्या है कि स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देना, मतदान के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना, निर्दलीय निर्वाचित साधन और वह विधायक का किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना। यदि कोई मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य बनने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। निर्भीक और शीघ्र निर्णय में सांसदों के मनमाने सांसदों के मामले में न्याय निर्णय का कार्य लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति को सौंपा जाता है ताकि न्यायिक विलंब से बचा जा सके। फिर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा कारगर सांख्यिकी भारत PSI रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये दे रखा है, एक सेकेंड। NCRB सुरक्षा एजेंसियों की सहायता के लिए अपराध और अपराधियों की सूचना के भंडार के रूप में कार्य करता है। तो जेलों की संख्या में राष्ट्रीय स्तर पर कितनी वृद्धि हुई? 0.1% की, यानी कितने 1333 जेलों की संख्या की वृद्धि हुई है। और कैदी रखने की वास्तविक क्षमता कितनी थी? 3.3% वृद्धि थी, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। और फिर क्या है? जेलों की ऑक्यूपेंसी दर में गिरावट 2023 में 120.8% से घटकर 2024 में 112.7% हो गई है। और महिलाएं क्या 95.8% कैदी पुरुष थे, जिसमें 4.14% महिलाएं थी और 122 ट्रांसजेंडर। केवल 34 महिला जेल हैं। 34 महिला के 21 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में UT में कोई अलग से महिला जेल नहीं है। भारत में जेलों की समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं
की क्षमता से अधिक कैदी हैं। जैसे कि दिल्ली में वास्तविक 194.6 की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। इसके साथ मेघालय में 163.5% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। फिर विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात है। बजट का कम उपयोग किया गया है। 2024-25 में कुल वार्षिक बजट का केवल 82.5% ही उपयोग किया गया है। कर्मचारियों की कमी है। जेल में कर्मचारियों की कमी है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। 2024 के दौरान 178 कैदी फरार हो गए और सीमित पुनर्वास। 2024 के दौरान 1721 दोषी कैदियों का पुनर्वास किया गया है। आगे की राह कुछ सिफारिशें दे रखे हैं जो कहने की उच्चतम न्यायालय ने मानव अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। खुले जेलों की स्थापना करनी चाहिए। ये किसने किया था? सुहास चकमा मामला 2024। डेटा आधारित पुनर्वास पुनः ट्रैकिंग प्रणाली। न्यायमूर्ति AN मुल्ला समिति ने कारागार एवं सुधारात्मक सेवा के लिए एक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए ऐसी बात की थी। और न्यायमूर्ति अभिताभ चौधरी ने भी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। फिर जेल में सुधारों के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे ई कारागार योजना, फास्टर, है ना, उच्च न्यायालय की। और आगे देखें तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के विधेयक। इसमें क्या हुआ है कि जो न्यायाधीश की संख्या है ना वो 33 से बढ़कर 37 हो गई है। ठीक है। आगे देखें तो ई कोर्ट मिशन। सिक्किम को देश की पहले पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो ई गवर्नेंस योजना इसी के साथ में जो 2007 में शुरू हुआ था। खत्म।